नमस्कार। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना? अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और म्यूचुअल फंड चुनने का एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका समझेंगे। सोचिए, मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं। इतने सारे ऑप्शंस देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एक तरीका है, एक साफ रास्ता है जिससे हम उन फंड्स को ढूंढ सकते हैं जो लगातार मतलब कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारा गोल एकदम क्लियर है। हमें वो फंड्स चाहिए जो बिना मतलब का रिस्क लिए बिना स्टेडी यानी लगातार अच्छा रिटर्न दें, और हमें बचना है उन बरसाती मेंढकों से। आप जानते हैं ना, वो फंड्स जो बस बाजार की तेजी में टर टर करते हैं और जैसी माहौल बदलता है गायब हो जाते हैं। इनसे दूर रहना है। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की भूल भुलैया को समझेंगे। फिर अपना फिल्टरिंग टूल किट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उन मैट्रिक्स पर बात करेंगे जो सच में जरूरी हैं। फिर जो फाइनलिस्ट बचेंगे उनका एनालिसिस करेंगे और आखिर में एक निवेशक के तौर पर जो सबसे जरूरी ज्ञान है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, म्यूचुअल फंड की भूल भुलैया। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी। 1671। जी हां, 1671। इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं एक निवेशक के सामने। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या इन सबका एक एक करके एनालिसिस करना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। यह तो लगभग नामुमकिन काम है। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, हमारा फिल्टरिंग टूल किट। इस केओस को, इस अव्यवस्था को संभालने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। यह हमारा पहला और सबसे जरूरी फिल्टर होगा। देखिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए हम सिर्फ एक खास कैटेगरी चुनते हैं, जैसे इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड्स। बस ये एक फिल्टर लगाने से ही हमारी लिस्ट एकदम से छोटी हो जाती है। और नतीजा ये रहा, सिर्फ एक फिल्टर और हम 1600 से भी ज्यादा फंड से सीधे आ गए हैं 41 पर। अब बताइए, ये लिस्ट काफी मैनेजेबल लग रही है ना? अब आता है तीसरा और बहुत जरूरी कदम, वो मैट्रिक्स जो वाकई में मैटर करते हैं, मतलब द ग्रेट फिल्टर। अब हम परफॉर्मेंस और रिस्क के बेसिस पे फिल्टर लगाएंगे, और हां, सिर्फ उन फंड्स पर फोकस करेंगे जिनका कम से कम 5 या 10 साल का एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो जैसे ही हम उन नए फंड्स को हटाते हैं जिनका 5 या 10 साल का परफॉर्मेंस डेटा नहीं है, हमारी लिस्ट और छोटी हो जाती है। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 19 फंड्स। अच्छा, अब समझते हैं रोलिंग रिटर्न्स को। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। देखिए, ये हमें बताता है कि कोई फंड वक्त के साथ कितना कंसिस्टेंट रहा है। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न तो धोखा दे सकता है, पर रोलिंग रिटर्न, यही वो चीज है जो हमें उन बरसाती मेंढकों को पकड़ने में मदद करता है। अगला मेट्रिक है अल्फा। आसान भाषा में अल्फा का मतलब है कि फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क, मान लीजिए निफ्टी 500, से कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका सीधा मतलब है कि फंड मैनेजर अपनी स्किल से वाकई में वैल्यू ऐड कर रहा है। और फिर आता है शार्प रेशियो। यह हमें बताता है कि कोई फंड जो रिटर्न कमा रहा है उसके लिए वो कितना रिस्क ले रहा है। क्या यह रिटर्न स्मार्ट इन्वेस्टिंग से आ रहा है या सिर्फ अंधाधुंध रिस्क लेने से? सीधी सी बात है, जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बेहतर, मतलब कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न। इसको ऐसे समझिए, 2 फंड्स हैं, दोनों ने मान लीजिए 15% का रिटर्न दिया, लेकिन एक का शार्प रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब उसने वही 15% रिटर्न कम रिस्क लेकर कमाया। तो जाहिर है वो फंड ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे कदम पर, फाइनलिस्ट का एनालिसिस। अब हमारे पास सिर्फ मुट्ठी भर फंड्स बचे हैं, तो अब वक्त है कि हम सिर्फ नंबर से आगे बढ़कर कुछ और जरूरी चीजों को भी देखें। तो यहां हम अपने टॉप फंड्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि उनका शार्प रेशियो क्या है, अपनी कैटेगरी के मुकाबले उनमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कितना है, उनका एक्सपेंस रेशियो मतलब वो हमसे फीस कितनी ले रहे हैं, और उनके टॉप 10 स्टॉक्स में कितना पैसा लगा है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। और एक बात जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है फंड मैनेजर। आखिर गाड़ी तो वही चला रहा है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो इस फंड के साथ कितने समय से हैं। याद रखिए, एक नया मैनेजर पूरे फंड का खेल बदल सकता है। इसके बाद हमें पोर्टफोलियो में भी थोड़ा और गहराई से देखना होगा। क्या फंड का सारा पैसा किसी एक ही सेक्टर में तो नहीं लगा हुआ, या फिर टॉप 10 स्टॉक्स में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है।
ये पक्का करना जरूरी है कि फंड अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो और जरूरत से ज्यादा रिस्क ना ले रहा हो। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें कदम पर, निवेशक का स्थायी ज्ञान। देखिए, एक अच्छा फंड ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। असली खेल तो सही माइंडसेट का है, लंबी रेस में बने रहने का है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, हर साल के नंबर 1 रैंक वाले फंड के पीछे भागना बर्बादी का सीधा नुस्खा है। लोग टैक्स के बारे में भूल जाते हैं, एग्जिट लोड के बारे में भूल जाते हैं और सबसे बड़ी चीज, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की ताकत को बीच में ही तोड़ देते हैं। ये एक हारी हुई बाजी है। तो आखिर में सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हमारा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए बना है या हम सिर्फ पिछले साल के विनर का पीछा कर रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी पर फोकस करने वाली एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस हमेशा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का पीछा करने से कई ज्यादा बेहतर नतीजे देगी।